हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग समान अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर है सी, अल्मीडा। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आगमन हुआ था, जिसका शासनकाल 1505 से 1509 था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया था। अब अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही उत्तर है सी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किसे किया था? तो सही उत्तर है ए, हॉकिंस को। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। अप्रैल 1608 में वो आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है डी, सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत से मुगल दरबार पहुंचा। कब पहुंचा? तो 1608 ईस्वी में, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका था। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बिष्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अब अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो सही उत्तर है बी, 1632 में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी को माना जाता है। कुछ
अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोडा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका सही उत्तर है डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अर्थात अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ला शापल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में हुई से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो सका था तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। अब अगला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ए, फ्रांसीसी के खिलाफ। आगे है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहला है अंबर युद्ध जो कि अगस्त 1749 में लड़ा गया था। मुजफ्फरजंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या फिर अंबुर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलब्धि में उसने अपनी हितकारी टुपलो को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उसकी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए थे। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई थी। आगे है पलासी युद्ध जो कि जून 1757 को हुआ था। इसमें अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध अर्थात पलासी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी थी। अब तीसरा है वांडीवास युद्ध जो कि जनवरी 1760 को हुआ था। यह अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व
काउंट डी लाली ने किया था। चौथा है बक्सर युद्ध, जो कि अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यह किनके मध्य लड़ा गया? तो यह मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अर्थात इन तीनों की सेना और दूसरी ओर अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका उत्तर है थॉमस बेस्ट। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत की बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ए बिहार। अब अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 को हुई के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपये देगी तथा निज़ाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में है के लिए मुजफ्फर रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनियों का था। अब अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? तो सही उत्तर है ए 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 को हुई के अनुसार शाह आलम के अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल,
बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट के 12 लाख रुपये दिया जाना था तथा निजाम व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा था। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अर्थात अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। अब अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से कहाँ तक? तो ये स्टार मार्क्स है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। अब अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो सही उत्तर है ए शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया था। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया गया था तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई किसे? तो सही उत्तर है ए श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहीं जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मंत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मंत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे थे। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो सही उत्तर है सी टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 के बीच चला का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि मार्च 1792 को हुआ के द्वारा किया गया था। अवसान अर्थात समाप्ति। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा
उनकी साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन उसके नेतृत्व में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। अब अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों अर्थात मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है डी, सर लियोनील कर्टिस को। सर लियोनील कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत अर्थात कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाया गया था। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाया गया था। अब अगला प्रश्न है, मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। अब अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है सी, कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा
ब्रिटिश शासन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो सही उत्तर है बी, दिसंबर 1856 को। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन अर्थात नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया था। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उसके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो सही उत्तर है बी, कुंवर सिंह ने। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुण से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की थी। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गया और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है सी, कुंवर सिंह ने। अब अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो सही उत्तर है ए, कुंवर सिंह। अब अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे? तो सही उत्तर है सी, जगदीशपुर के। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? तो सही उत्तर है ए, आरा में। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुँचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया।
इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ई, अर्थात एक से सही जो है सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 को हुआ था, जहां पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। वहीं कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, उनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर विकल्प ए होगा। अब अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? तो सही उत्तर है बी, राजपूत कुंवर सिंह। पटना में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने ही अपने रोष की अभिव्यक्ति विरोध में कर दी। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो सही उत्तर है डी, जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीज़न के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो सही उत्तर है डी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर बिगुल बजाया था। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो सही उत्तर है सी, बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के कारण युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुआ था। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो सही उत्तर है बी, कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार में 1858 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है सी, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही उत्तर है ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा
कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अब अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो सही उत्तर है सी, मिर्ज़ा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका सही उत्तर है डी, अधिकारियों की अक्षमता। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर को चुने। तो सही उत्तर है डी, अर्थात साहूकार और जमींदार ने इसमें अर्थात 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका था। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर में महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्गों ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों अर्थात बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया था। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर था, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में
दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। अब अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात केवल मुंगेर इससे अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली, जो कि पुस्तक विक्रेता था, ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोह काम कर रहे थे, उन्हें विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। अब अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र वीरजीत कादिर को नवाब घोषित किया था। मार्च 1858 में कैपवेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई थी। अब अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो सही उत्तर है बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उसने अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या प्रभावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अब अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। कथन ए में बतलाया गया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण का में बतलाया गया है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात दोनों कथन और कारक सत्य हैं और कारक कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों तथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की थी। संकट के समय कैनिंग ने कहा था
यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। अब अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो सही उत्तर है ए 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। यह भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो सही उत्तर है सिख, गोरखा से, सिख से एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम अर्थात यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका सही उत्तर है ए सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सिले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो सही उत्तर है बी पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था, जिसके सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई थी तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1/2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया था। अब अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी।
1859 से 60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। अब अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर दीन बंधु मित्र। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है करम साहा। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संस्थान था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन गया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सेना का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। अब अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? तो सही उत्तर है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा था। अंत में इस समुदाय के अनुयायी बहाव दल में सम्मिलित हो गए थे। अब अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर है ए, हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो सही उत्तर है सी, गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता
राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब अगला प्रश्न है, 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था क्या था? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 से 76 के अकाल ने कृषकों को ऋण संशोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे थे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण थी। अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो सही उत्तर है सी, वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक क्रांतिकारियों ने अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन ने इनकी मृत्यु हो गई। अब अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो सही उत्तर है सी, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसी ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूट लिया और किलों पर भी आक्रमण किया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। अब अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, खोंद। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने
विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिश्नोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 36 में, संताल विद्रोह 1855 से 56 में तथा मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो सही उत्तर है सी, मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडी तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिनका नेतृत्व सिंधु कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। ये चारों भाई थे। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अब अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो कब खड़ा किया? तो सही उत्तर है डी, 1895 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक हितों की परंपरा पर हमला बोला था। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। अब अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो सही उत्तर है डी, बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तित के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनैतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।